अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अक्सर। अक्सर। सर उसने हैंड रेज किया हुआ है। इस इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों किया हुआ है, अटेंडेंस के लिए या कुछ पूछना है? सर उसने अटेंडेंस के लिए किया हुआ है, उसकी तबीयत खराब थी तो वो कहती मुझसे बोला नहीं जा रहा, सर को बता दीजिएगा। ठीक है। अफाक अहमद। अफाक अहमद। अफाक कैसर। यस सर। अमन जलाल। प्रेजेंट सर। अलीशा नाज। अलीशा नाज। आमना नज़ीर। प्रेजेंट सर।
रक्षा आपकी अटेंडेंस हो गई है। अज़का, अज़का, ईमान नहीं। सर ईमान नईम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, तो वो मुझे कह रही थी कि जब उसकी अटेंडेंस हो तो तुम बोल देना। गफरा खैरियत है? तबीयत ज्यादा खराब, कोविड का भी सर इशू रही? सर ईमान की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है पिछले 3-4 दिन से ना। अच्छा, जी सर। चलो मेरी तरफ से उसे सेहत के लिए विश कर देना, ठीक है सर। और रक्षा से भी। ओके सर, ठीक है। फिजा नहीं, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, यस सर। ईशा शाहिद, प्रेजेंट सर। इज़ा फातिमा, काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, डॉक्टर खदीजा, लाइबा हफीज, यस सर। मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, यस सर। मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। निमरा कजाफी, यस सर। नौमान मुनव्वर, यस सर प्रेजेंट। नूर सरोश, प्रेजेंट सर। राबिया बख्तियार, राबिया बख्तियार, राबिया महम, यस सर प्रेजेंट। सिदरतुल मुंतहा, यस सर प्रेजेंट। सुभान बाबर, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबील, सैयदा फातिमा जबील, यूसुफ अली, प्रेजेंट सर। अफाक अहमद है, अलीशा नाज, अज़का, काशिफ खान, मरियम लियाकत, राबिया, राबिया आपकी अटेंडेंस हो गई है। सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबील, और जो आप लोगों के क्लास एक्टिविटी होती है जिसमें मैं लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, वही क्वेश्चन आप लोगों के उनके जो मार्क्स हैं काउंट होंगे आप लोगों के फाइनल में। अगर आप लोगों का वाइवा जो है, सॉरी, फाइनल का पेपर जो है वो वाइवा प्लस थ्योरी होता है, और अगर आप लोगों का सिर्फ थ्योरी पेपर होगा तो उस कंडीशन में यही क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स में काउंट होंगे। ठीक है गफरा? जी सर, ठीक है। और सर आपसे एक और बात भी करनी थी, आप हमारे वाइवा के मार्क्स कब तक लगा देंगे? मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है सर। और सर आपने हमारी दो असाइनमेंट्स भी ली थी। असाइनमेंट ली थी, उसका रिजल्ट भी 1-2 दिनों में मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है सर, क्योंकि सर हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है सर मैम, इस दफ़ा टीए जो है मुझे लेट मिला था क्योंकि ये क्विज़ और
असाइनमेंट वगैरह जो है वो टीए चेक करता है, तो वो लेट ठीक मिला है था, सर। उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। ठीक है सर। जी, अहमद जलाल। जी अहमद जलाल, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टडी किए थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड, वो कौन कौन से थे? अहमद जलाल। आप लोगों से पहले कोई वाइवा इस तरह लिया है? जी सर, हमने वाइवा दिया हुआ है। उसका मार्क्स भी लगाए थे? जी सर। फिर लिस्ट देखनी पड़ेगी वो वाली। सर एमन कह रही है उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज भी नहीं आ रही? सर आ आपकी रही तो है आवाज सर। आ रही है। नहीं, अहमद जलाल की। चले, आमना नजीर। Yes, sir. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या फर्क है? जी आमना नजीर। सर जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, शायद और ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर जी, जो वाटर वाटर के दरमियान होते हैं। तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता? सर जी ऐसे ही होता है, कोई मीट था ना लास्ट टाइम, तो सही तरह से तैयारी नहीं की थी। अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो तैयारी कर लेंगे। मेरे ख्याल से उसमें ना पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होता है, आपने ऐसे बताया था। चले, इसके बाद नेक्स्ट जो है फिजा नईम। आमना नजीर, आपका हाफ आंसर ठीक है, हाफ गलत है। फिजा नईम। जिसका रिप्लाई नहीं आएगा क्लास में होगा और उसका आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि उसको नहीं आता और उसके 0 मार्क्स होंगे। जी फिजा नईम। जी सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में क्या फर्क है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर गफ्फर। एक ही डिफरेंस बताना। हाँ, एक ही डिफरेंस जो है वो बताना है। डिफरेंस है ही है कि इनमें। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती है।
स्ट्रॉन्गर होती है डायपोल से। हसनैन सईद, सीधा आपके आज के क्वेश्चन में 0 मार्क्स हैं। हसनैन सईद, यस सर। जी क्या डिफरेंस है? सर इन दोनों में जी इन दोनों में। सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक स्लाइटली पॉजिटिव एटम के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में पाई जाती है, जबकि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं ये सर एक साइड जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करती है नेगेटिव साइड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के से। अब इसका आंसर सुन लें, इसका आंसर क्या है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हर उन मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होगी जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट होता है और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 तक वैल्यू हो। उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली डाइपोल डाइपोल या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान ही इंटरेक्शन होती है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट आते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कंपलसरी डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन एटम के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ। तो उस कंडीशन में इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन एटम के दरमियान और पार्शियल पॉजिटिव कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन एटम के साथ, फ्लोरीन एटम के साथ या ऑक्सीजन एटम के साथ, तो उस कंडीशन में इस इंट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इसके बाद है मरियम अकमल। यस सर। मरियम ये बताएं कि एन पेंटेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी या नियोपेंटेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर कहते हैं तो मैं स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर देता हूँ। एक ये मॉलिक्यूल है, और दूसरा जो है वो ये है। इन दोनों में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किस में होंगे और क्यों होंगे? जी मरियम अकमल। सर फर्स्ट में जी सर फर्स्ट में
CH2 वाला। मरियम आपकी आवाज कम आ रही है। जी मरियम। सर नहीं मैं आ बोल रही हूँ फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी। क्यों? सर ये नहीं पता। मरियम आपका हाफ आंसर ठीक है, हाफ गलत है। इसके बाद राबिहा बख्तियार। राबिया बख्तियार मौजूद है क्लास में या नहीं है? राबिया अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास में नहीं आती तो आप एब्सेंट ही काउंट किए जाएंगी और आपका क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स लगेगा। आमना नज़ीर। आमना नज़ीर यस सर। आपने बताना है ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और उसकी रीजन क्या है? ये CH2 ही है, CH3 CH2 CH2 CH3 इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसके रीजन क्या है? आमना। सर जी ऊपर वाले का होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है ना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस हैं। कौन सी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। आमना डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ी है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग वाली कौन सी है इसमें? हमने आपका पहला भी आंसर हाफ ठीक था। सर जी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। क्यों? सर आप कोई ट्रिक बता देना जिससे हमें पता चल जाए कि मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आप लोगों ने मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका लिखना है कि इसके अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये मैंने कहा था कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो हर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद हों। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इस मॉलिक्यूल के दरमियान भी है, इस मॉलिक्यूल के दरमियान भी है। ठीक है, अब इसके बाद वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी और मॉलिक्यूल के दरमियान है या नहीं है। जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। इसके बाद हम ऊपर वाले को चेक करते हैं कि इसमें कोई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या नहीं है। अगर सिर्फ दोनों में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है तो उस कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि किस कार्बन के अंदर लॉन्ग चेन मौजूद है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्ग चेन मौजूद होगी वो ज़्यादा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। और अगर मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होगी तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल जिसके दरमियान
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो एसीटोन में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अब इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है लेकिन इसमें नहीं है, इसी वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड की निस्बत ज़्यादा होता है। सबसे पहले आप लोगों ने यही चेक करना है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप की मौजूद है, और उसके बाद आप लोग आसानी से बता सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जी राबिया। ओके सर। सर डाइपोल डाइपोल में दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं ना? जी, एक पर पार्शियल पॉजिटिव, एक पर पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ओके सर, थैंक यू। जी राबिया। राबिया कुछ पूछना है? गफरा, ये राबिया क्या कह रही है? फिर मैं उसे पूछ के बताती हूँ। जी पूछ कर बताएं क्या पूछना चाहती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक बात जी गफरा। जी सर, ये आपने आज सरप्राइज क्विज लिया था, ये आपने क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर लगाए हैं? क्लास पार्टिसिपेशन का ही, क्योंकि ये तो आप लोगों क्लास पार्टिसिपेशन के तो शुरू से पिछली क्लास सर में भी चल रहे थे ना। जी जी, लेकिन वो तो आप हर सवाल क्लास में हमसे सवाल पूछ लेते हैं, एक एक दो दो, हम आगे से जवाब बता देते हैं, लेकिन आज तो वो आपने तो मैंने कह दिया था कि वो आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के वाइवे में काउंट होंगे, जो आप लोगों का फाइनल पेपर में वाइवा होता है। ओके सर, इसका मतलब हम ये रोज सारे कोशिश मार्क्स करते जो हैं। हैं उसमें अगर वो 15, जी अगर वो 15 नंबर का है तो इसका मतलब है कि इनको आप लोगों को परसेंटेज जो है वो 15 की होगी। अगर 20 नंबर का वाइवा होता है तो इसकी परसेंटेज जो है वो 20 के हिसाब से होगी। ठीक है सर। ठीक है सर। सर आप ये आज वाला काउंट ना करें क्योंकि आज वैसे भी निमरा असल में क्लास कम बची है, इसलिए स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्लास से हर स्टूडेंट से तो नहीं पूछ सकते, रेंडमली या नहीं पूछा जाएगा। किसी से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी से 3 हो सकते हैं, किसी से 4 हो सकते हैं, तो उनके एवरेज मार्क्स लगेंगे। सर आज वाले रहने दें, क्योंकि सर जितने भी पिछले लेक्चर्स हुए ना, आपने मुझसे तो खैर सर एक भी क्वेश्चन नहीं किया था और मेरी तैयारी होती थी, लेकिन आज नहीं थी क्योंकि पिछले दिनों मिड्स भी हो रहे हैं सर, मेरे मिड्स भी था सर और आज आपने रैंडमली पूछ लिया और सर मेरे डायरेक्ट ही 0 लग गए। फिजा डायरेक्ट 0 नहीं लगे हैं, हाफ नंबर लगे हैं आपके। नो सर, आपने 0 लगा दिए। फिजा आपका आंसर ही ठीक नहीं होगा, फिर आपका अभी और भी क्वेश्चन होने हैं, यही सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है फिजा, बाकी और क्वेश्चन भी होने हैं। सर एक क्वेश्चन की चॉइस रखें फिर आप अगर जल्दी से पैक करना चाहिए था। और लास्ट टाइम हमने कहाँ तक विस्कोसिटी तक स्टडी किया था? ये टेबल 10.5 तक। टेबल 10.5 ये वाला पढ़ लिया था? जी यहीं तक पढ़ा था ना, साइड नंबर शायद 31 या 32 थी। ठीक है, 32 थी। इसके बाद नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस तरह इंक्रीज होती है, किस तरह आप लोग इसको इंक्रीज या कम या ज्यादा कर सकते हो?
क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, ये सब कुछ पूछना था। जी सर, वो मैंने पूछना था कि जिन स्टूडेंट्स का वाइवा रह गया वो कब होगा? सिर्फ आप ही बचे हैं, इसके अलावा और कोई तो नहीं है ना? सर नहीं सर मैं है। जी, और कौन है? और सर मैं भी हूँ। एक हसनैन सईद भी था। हसनैन सईद, आप तो स्किप करके चले गए थे ना? नो सर, चले सर उस दिन मेरा मैं नेट इश्यू बहुत ज्यादा था। क्लास के बाद दोबारा से आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ, फिर आप लोगों ने वाइवा दे देना। ओके सर, थैंक यू। सर बस वो दो सर जी गर्ल्स गफरा। में भी तो है, ईमान ने भी नहीं दिया था, तो आपने तो कहा था कि वो थर्सडे वाली क्लास में एंड पर दे सर दे। नेक्स्ट क्लास में कर लें प्लीज, आज भी एक हमारा मीट है सर। चले फिर आप तीनों का जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके चलिए सर, सर। थैंक यू। ठीक। तो एक और भी बात बता दें, आप क्लास के एंड पे फिर इन तीनों का वाइवा लेंगे या क्लास के एंड स्टार्ट में? क्लास के एंड पर ले ली। ठीक है सर। ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सरफेस टेंशन को भी कंट्रोल करती हैं, इसके साथ जो विस्कोसिटी है उसको भी कंट्रोल करती हैं, इसके साथ किसी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी सरफेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उस पर ही डिपेंड करता है। इसके साथ कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो तब आप लोग सरफेस टेंशन के बारे में भी बता सकते हो, विस्कोसिटी के बारे में भी बता सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि किसके दरमियान कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो उस कंडीशन में आप लोग ना ही एग्जैक्टली ये बता सकते हो किस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ना ही आप लोग ये बता सकते हो कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। बेसिकली जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड को या किसी भी लिक्विड को किसी भी वेजल के अंदर, बीकर के अंदर ऐड करते हो तो उसके अंदर दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती हैं जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं। जिस तरह वाटर को अगर आप लोग बीकर के अंदर ऐड करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ इंटरेक्ट करना कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। दूसरी टाइप जो है वो एडहेसिव फोर्सेस की होती है। और एडहेसिव फोर्स जो है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं जो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह वाटर को आप लोगों ने बीकर के अंदर ऐड किया है तो वाटर के मॉलिक्यूल बीकर की वाल के साथ जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं ग्लासेस के, उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान है और ग्लास की वाल के साथ जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, जो कोहेसिव फोर्सेस है और एडहेसिव फोर्सेस है, उसकी वजह से ही आपके पास लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस सरफेस बनती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, किसी मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी, किसी मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें कोहेसिव फोर्सेस यानी कि सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद होंगे जिनमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में ये आपके पास मेनिस्कस के जो है वो शो किया हुआ है।
अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, यानी कि ऐसे मालिक्यूल हैं जिनके दरमियान सेम सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है और वाल के साथ इंट्रैक्शन कम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये लोअर मेनिस्कस बने, यानी कि सेंटर से ये लोअर में होगा और साइड से ये अपर लेवल पर होगा। मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, लेकिन ग्लास वाल के साथ इंट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस कम है और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट जो है दरमियान से अपर लेवल पर होगा और साइड से कॉर्नर से लोअर लेवल पर होगा। और इसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं, जिसमें सेंटर से लो लेवल होता है, और साइडस्कस कहते हैं जिसमें सेंटर वाली पोजीशन से सॉल्वेंट अप लेवल पर होता है और दरमियान साइड वाले जो कॉर्नर हैं वहां से लो लेवल। और ये मेनिस्कस डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास जो सॉल्वेंट आप लोगों ने बीकर में ट्यूब में ऐड किया है, सर उनके आपकी आवाज नहीं आ दरमियान रही है। कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं या एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो उस कंडीशन में ये शेप आप लोगों के पास बनती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर सर ये अब पहले ठीक है। सर अब ठीक है। वो असल में बाहर फैन चलाया तो उसकी वजह से जो है डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है। मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगी, एडहेसिव फोर्सेस कम होंगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये लोअर मेनिस्कस बनेगी, जिसमें आप लोगों के पास सेंटर से लो लेवल होगा और जो टर्मिनल हैं वहां पर अपर लेवल होगा सॉल्वेंट का। और अगर कोहेसिव फोर्सेस कम है और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट मिड पॉइंट से अप लेवल पर होगा और टर्मिनल से लो लेवल पर होगा। और अगर आप लोगों के पास ये केस होता है कि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस दोनों की वैल्यू इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ना ही अपर लेवल मेनिस्कस बनेगी ना ही लोअर मेनिस्कस बनेगी। तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट जो है बिल्कुल पैरेलल होगी। ये चीज क्लियर है? सर वो जो आपने अभी बताया था ना ये फिगर को देखते हुए अपर और लोअर मेनिस्कस का, वो एक दफा दोबारा बता दो क्योंकि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी, मुझे समझ ही नहीं आई। पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपके पास बेसिकली जो है ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें आप लोगों ने किसी सॉल्वेंट को ऐड किया है, यानी कि ये बीकर है, बीकर में आप लोगों ने सॉल्वेंट को ऐड किया हुआ है। अब वो सॉल्वेंट सरफेस टेंशन की वजह से इसमें राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में। जिस वक्त वो राइज करता है तो उस कंडीशन में एक्चुअल में इसकी शेप जो है पैरेलल सर आवाज नहीं आ रही सही से। सॉल्वेंट जो है वो या तो इस तरह के मेनिस्कस बनाते हैं, इस तरह सेंटर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। सर बहुत ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जब भी सॉल्वेंट कैपिलरी राइज कंडीशन में सेंटर पॉइंट या तो लोअर लेवल पर होगा।
इनका सर में शोर ज्यादा है वो फिर अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अब clear आ है। रही है। जी मैं कह रहा था कि जिस वक्त आप लोग किसी भी बीकर के अंदर एक साल्वेंट को ऐड करते हो, उसके बाद उसमें जो कैपिलरी ट्यूब है उसको ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट जो है सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करना शुरू करता है, और इस वक्त वो राइज करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 तरह की मेनिस्कस बनती है। एक वो जिसमें सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल पैरेलल होगा। सही नहीं आवाज आ रही। ये उस कंडीशन में होगा जिस वक्त कोहेसिव सर आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो समझ नहीं आती। हेलो यस सर। जी सर। मैं आप लोगों से कह रहा था कि 2 तरह की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, एक होती है कोहेसिव फोर्सेस और एक होती है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती हैं जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, या ये कह सकते हो जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ये जो कैपिलरी है इसके वॉल के साथ
जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। अब जिस वक्त सॉल्वेंट इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 तरह से सरफेस हासिल होती है। एक वो सरफेस जिसमें आप लोगों के पास बिल्कुल स्ट्रेट लेवल हासिल होता है सॉल्वेंट का, ना ही किसी साइड से अप लेवल होता है ना ही लोअर लेवल होता है। ये उस कंडीशन में हासिल होगा जिस वक्त एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी। अगर एडहेसिव फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा हो और कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये शेप बनेगी, ये मेनिस्कस बनेगा जिसमें सेंटर से सॉल्वेंट का लेवल ज्यादा होगा और टर्मिनल पोजीशन से लेवल कम होगा और इसको हम अपर मेनिस्कस कहते हैं। और अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हों और एडहेसिव फोर्सेस कम हों तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट सेंटर से मिड से लोअर लेवल पर होता है और टर्मिनल पोजीशन से अपर लेवल पर होगा। तो इस शेप को हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं और ये मेनिस्कस डिपेंड करती हैं कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं या एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं। और जब भी आप लोग न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल के दौरान वॉल्यूम को मेजर करते हो, क्योंकि मोस्टली लिक्विड का आप लोग वॉल्यूम मेजर करते हो और उस दौरान आप लोग या तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज करते हो या टेस्ट ट्यूब यूज करते हो, ब्यूरेट यूज करते हो, जिसमें से आप लोगों ने लिक्विड का वॉल्यूम नोट करना होता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये जो सेंटर वाली पोजीशन है उसको मेजर करना होता है। अगर आप लोगों के पास लोअर मेनिस्कस बनती है तो उस कंडीशन में इस लेवल के इक्वल जो भी आप लोगों के पास रीडिंग होगी आप लोगों ने उसको नोट करना है। अगर आप लोगों के पास लोअर मेनिस्कस बनती है तो, और अगर आप लोगों के पास अपर मेनिस्कस बनती है शेप लिक्विड की तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस लेवल के इक्वल जो भी रीडिंग हासिल होगी उसको आप लोगों ने नोट करना है। और ये सरफेस जो है जो आप लोगों के पास मेनिस्कस बनती है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड जो है इस टेस्ट ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, लेकिन ये जो मेनिस्कस बनती है वो एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की बेस पर बनती है। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में लिक्विड ज्यादा ही राइज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, और अगर सरफेस टेंशन कम है तो उस कंडीशन में ये सॉल्वेंट कम राइज करेगा, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स के साथ सरफेस वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ पुश करेंगे और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ सरफेस वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ सॉल्वेंट इसमें राइज करेगा। इसका मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, और जिस वक्त सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट इस ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा राइज करता है। और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी मॉलिक्यूल के दरमियान तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कम होगी, और जिस वक्त सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि सॉल्वेंट इस कैपिलरी ट्यूब में कम राइज करेगा। ये जो प्लांट्स हैं जो पानी को रूट्स के जरिए ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर टॉप लेवल तक मूव करवाते हैं, ये बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से ही वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है।
क्योंकि वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस वक़्त सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि नीचे से अपर लेवल तक वो ज़्यादा हाइट तक राइज़ कर सकता है। और इस सरफेस टेंशन की वजह से ही वाटर जो है रूट्स के ज़रिए, प्लांट्स के रूट्स के ज़रिए जो टॉप लेवल होता है, वहाँ तक पहुँचता है। अगर उनके दरमियान सरफेस टेंशन ना होती तो उस कंडीशन में वाटर ने अपर लेवल पर मूव नहीं करना था। ये चीज़ क्लियर है? जी सर। यस सर। इसके बाद है फेज़ चेंज। फेज़ चेंज का मतलब है कि आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो, या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। जब भी आप लोग सॉलिड से मटेरियल को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे। हीट का मतलब है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि आप लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, और टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस कंडीशन में ही सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और अगर आप लोग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसी टेम्परेचर को रिमूव करना है। रिमूव करोगे तभी मॉलिक्यूल एक-दूसरे के करीब आएँगे। और रिमूव किस तरह करते हैं कि आप लोग जिस वक़्त रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल बेसिकली कूल होते हैं। यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी रिमूव हो रही है, टेम्परेचर लो हो रहा है। और जिस वक़्त टेम्परेचर लो होगा उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल एक-दूसरे के करीब आएँगे। इसी तरह अगर आप लोग लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोग टेम्परेचर को प्रोवाइड मॉलिक्यूल दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को रिलीज़ करना, टेम्परेचर को गेन करना, फेज़ चेंज के फेज़ चेंज को अफ़ेक्ट करता है। अगर आप लोग टेम्परेचर को सिस्टम को प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस फेज़ में कन्वर्ट होता है। और अगर आप लोग टेम्परेचर को कूल करते हो, टेम्परेचर को रिमूव करते हो सिस्टम के अंदर से, तो उस कंडीशन में गैस से लिक्विड फेज़ में मटेरियल कन्वर्ट होता है और लिक्विड से सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि जब भी हम मॉलिक्यूल का फेज़ चेंज, मटेरियल का फेज़ चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में या तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या हम टेम्परेचर को लो करेंगे। और जिस वक़्त हम कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं और उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस वक़्त हम लिक्विड को गैस फेज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको प्रोसेस को हम वेपराइज़ेशन कहते हैं और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस वक़्त कंपाउंड को सॉलिड से गैस फेज़ में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड मटेरियल डायरेक्ट गैस फेज़ में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम फ्रीज़िंग कहते हैं। जिस तरह वाटर को फ्रीज़ करना, तो उसका लिक्विड फेज़ को हम आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरह अगर लिक्विड को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम फ्रीज़िंग कहते हैं। और गैस फेज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
और अगर हम गैस फेज को डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। और ये दोनों ही इनवर्स हैं, यानी कि सब्लिमेशन का इनवर्स जो है वो डिपोजिशन है, यानी कि इसमें डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और डिपोजिशन में हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह वेपराइजेशन में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, कंडेंसेशन में गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूजन में हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फ्रीजिंग में हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमने अभी टेम्परेचर फेज चेंज में स्टडी किए हैं, ये उनकी अब्रिविएशन है कि ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ये उनके नाम हैं। आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि आप लोग कौन सा अमल कर रहे हो, क्योंकि अगर हम इसका नाम नहीं देते तो उस कंडीशन में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस है। अगर डायरेक्ट ही आप लोगों के पास वेपराइजेशन होगा, इसका मतलब है कि हम लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पर लिखा होगा कि डिपोजिशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गैस मटेरियल को डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं पर लिखा होगा कि हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लिक्विड मटेरियल को सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर है। और यहाँ पर इनके इंथाल्पी और एंट्रोपी का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जिस वक्त आप लोग सब्लिमेशन करते हो यानी कि सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और अगर आप लोग गैस से सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी और उसके साथ एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप लोग सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं और इसमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और एंट्रोपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और जिस वक्त आप लोग लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में एंथैल्पी भी कम होगी और एंट्रोपी भी कम होगी। बेसिकली सिर्फ ये याद रखें किस फेज में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और किस फेज में हम टेम्परेचर को रिमूव करते हैं। जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उस केस में एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और एंट्रोपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और जिस केस में हम टेम्परेचर को रिमूव करते हैं उस केस में एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी और इसके साथ एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर, सर बस करें, लेक्चर का टाइम भी हो गया और सर आज हमारा मिड भी है। आवाज आपकी कट रही है। सर मैं कह इक्विलिब्रियम रही हूँ रिएक्शन में क्या होगा? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सर। जी दोबारा से पूछिए, क्या पूछा है आपने? सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होगा एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज का? आपकी कुछ भी निम्रा, आपकी कुछ भी समझ नहीं आ रही। सर वो कह रही है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होगा, वो जो आपने लास्ट स्लाइड पढ़ाई है उसके लिहाज से। इक्विलिब्रियम स्टेज वो स्टेज होगी जिसमें दो फेज इक्वल होंगे, यानी कि सॉलिड फेज भी होगा और लिक्विड फेज भी होगा। ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमने ये चीज पढ़नी भी है। ओके सर, ठीक है। क्योंकि ये फेज चेंज और इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है ये आप लोगों के नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, ये वाला।
ठीक है, ये फिर इसमें देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर। या वो स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया है वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। लिशनाज की अटेंडेंस हो गई है, अज़का की अटेंडेंस हो गई है, इसके अलावा कोई और है? औरंगजेब जी, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है? अफाक अहमद है, काशिफ, मरियम लियाकत, सुबान बाबर, सैयदा फातिमा जबीर। जब आप लोग लीड कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।